हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। हजार क्वेश्चन की जो सीरीज चालू की है उसके अंदर आपने 225 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए। आज 225 से आगे करेंगे। क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हो, किसी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, उसका निवारण करेंगे। और साथ में वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 226 नंबर आज का। आज का अपने क्वेश्चन है, मिलान करके उपयुक्त स्टेटमेंट में से नोट इनवैलिड का चयन करें। थर्मल नहीं है, थर्मल पावर प्लांट के संदर्भ में। ओके, रेफरेंस मानते हुए थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर में भाप के कारण जल हानि कितनी होती है। कूलिंग जो टावर रहता है, कंडेंसर में पानी ठंडा होता है, कंडेंसर के अंदर संघनन की क्रिया होती है। जो स्टीम रहती है उसको जल में कन्वर्ट किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो ये कूलिंग टावर रहता है, इसके अंदर भी जो दीवारें रहती है वो अति परवलयाकार स्थिति में होती है, जिसकी स्टीम लगी कि वो पानी नीचे चला जाता है, कुछ मात्रा में स्टीम ऊपर चली जाती है। तो वो जल हानि वो कितने परसेंटेज होती है वो बतानी है। इकोनोमाइजर जब फीड वाटर को गर्म करता है तो थर्मल पावर प्लांट दक्षता। ओके, इकोनोमाइजर के बारे में। इकोनोमाइजर से दक्षता में वृद्धि में कोयले की बचत, कोयले में बचत कितनी होती है। तो ये जो फीड वाटर को गर्म करता है इसके कारण एफिशिएंसी जो इंक्रीज होती है वो बॉयलर की होती है। ओके, बॉयलर की होगी तो थर्मल पावर प्लांट की भी इंक्रीज होगी, लेकिन जो ये एफिशिएंसी इंक्रीज करता है वो बॉयलर की करता है। बॉयलर की होती है तो थर्मल की होती है अपने पास। वैसे थर्मल पावर प्लांट की टोटली बात करें तो अपने पास एफिशिएंसी रहती है 20 से लेकर 29% तक रहती है। थर्मल पावर प्लांट में एयर प्री हीटर से दक्षता में वृद्धि कितनी होती है तो वो भी आपको बताना है। तो बताओ, थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर में भाप के कारण जल हानि। एक याद रखना, बी जो स्टीम का जो प्रेशर होता है सबसे कम, वो अपने कंडेंसर के अंदर होता है मिनिमम। मिनिमम प्रेशर कहाँ पर होता है तो वो होता है कंडेंसर के अंदर। क्वेश्चन आने वाला है, ये याद रखना। तो थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर से भाप के कारण जल हानि कितनी होती है। तो जल हानि अपने पास रहती है 2 से 5% के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा इसका। 2 से 5%। इकोनोमाइजर जब फीड वाटर को गर्म करता है तो वो बॉयलर की दक्षता में कितना इंक्रीमेंट होता है। तो बॉयलर की दक्षता की बात करें तो बॉयलर की दक्षता इसके अंदर 10 से 12% तक इंक्रीज हो जाती है। फीड वाटर को गर्म करता है। ये इकोनोमाइजर क्या रहता है थर्मल पावर प्लांट में। अगर इकोनोमाइजर ना भी होगा तो भी थर्मल पावर प्लांट यदि वर्क करेगा, एयर प्री हीटर ना होगा तो भी वर्क करेगा। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि जो इकोनोमाइजर रहता है इसके कारण सबसे पहले जो कोयला अपने जलेगा बॉयलर के अंदर, उसके कारण स्टीम प्रोड्यूस होगी। अब ये तो नहीं है भी वो जो टोटली हीट है वो तब बॉयलर के अंदर ऑब्जर्व, यानी कि बॉयलर ऑब्जर्व कर लेगा उसको, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो हीट रहती है कुछ मात्रा में बाहर जाती है दग्ध गैसें। तो जो गैसें सब बाहर जाएगी तो सबसे पहले जो इकोनोमाइजर के अंदर यूटिलाइज किया जाता है उनको। जो फीड वाटर बॉयलर बॉयलर के अंदर आने वाला होता है उसको गर्म करते हैं, तो जिसके कारण बॉयलर की दक्षता 10 से 12% इंक्रीज हो जाती है। 2 नंबर ऑप्शन का आंसर रहेगा ई। अब फीड वाटर को गर्म कर रहा है तो कोयले में सेम प्रेशर के लिए 5 से 15% तक कोयले के मान में कमी आती है। कोयला अपने को सेम पावर के लिए 10 से 15% कम रिक्वायरमेंट रहती है, तो 3 नंबर का रहेगा 5 से 15% ऑप्शन सी। और एयर प्री जो हीटर रहता है इकोनोमाइजर में गैसेस यूज होने के बाद में जाती है एयर प्री हीटर के अंदर, और इसके अंदर कोयला जलाने के लिए जो एटमॉस्फेरिक से अपने एयर लेते हैं तो उसको गर्म किया जाता है, जिसके कारण 1% तक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो 4 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
तो देखते हैं आंसर इसका। पहले का जी, सेकंड का ई, थर्ड का सी। तो ऑप्शन में हो जाएगा अपने पास डी। ओके। अब इसके अंदर बॉयलर की जो दक्षता, बॉयलर का जो आउटपुट रहता है, ये दक्षता की बात करें तो बॉयलर के आउटपुट अपने को क्या देगा? स्टीम देता है, हीट होती है। तो हीटिंग पावर अपॉन में केमिकल, कोयला केमिकल के अंदर आता है, केमिकल करेंगे। टरबाइन के अंदर मैकेनिकल देता है, आउटपुट में, इनपुट में क्या लेता है? हीट लेता है, स्टीम लेता है, तो स्टीम कर देंगे। और अल्टरनेटर अपने को क्या देता है? तो अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल अपॉन में तो मैकेनिकल एनर्जी रहती है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके। तो बॉयलर, टरबाइन और अल्टरनेटर तीनों की मिलाकर दक्षता थर्मल पावर प्लांट की टोटल दक्षता के इक्वल रहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 227। एक इलेक्ट्रोग्रेफाइट व सॉफ्ट ग्रेफाइट धारा वहन क्षमता होती है। तो ये क्वेश्चन शायद कल या परसों के लेक्चर में करवाया है मैंने, उसके बावजूद भी वापस कर देते हैं आज। तो अपने पास ब्रश जो रहते हैं, कार्बन ब्रश रहते हैं, और इलेक्ट्रो ग्रेफाइट होते हैं। इलेक्ट्रोग्रेफाइट ब्रश रहता है, सॉफ्ट ग्रेफाइट का ब्रश रहता है, सॉफ्ट ग्रेफाइट और मेटल ग्रेफाइट। ओके। कार्बन ब्रश की जो धारा वहन क्षमता होती है वो 5.5 एम्पियर से लेकर 6.5 एम्पियर्स पर सेमी स्क्वायर के अंदर करंट फ्लो करवा सकता है। यानी कि एक सेमी स्क्वायर का रहता है एरिया, तो उसके अंदर से ये करंट फ्लो प्रवाहित कितना करवाएगा? तो वो करवाता है 5.5 एम्पियर से लेकर 6.5 एम्पियर पर सेमी स्क्वायर। ओके। इलेक्ट्रोग्रेफाइट के लिए रहता है 8.5 से लेकर 9.0 एम्पियर्स पर सेमी स्क्वायर। सॉफ्ट ग्रेफाइट के लिए 9.0 से लेकर 9.5 एम्पियर्स पर सेमी स्क्वायर। और मेटल ग्रेफाइट के लिए रहता है 15 से 16 एम्पियर्स पर सेमी स्क्वायर। कार्बन ब्रश जो रहते हैं, कार्बन होता है, ग्रेफाइट रहता है, इसको मिलाने, इसका ब्रश यूज करने का मेन रीजन ये है कि एक तो एंटी शेयर मटेरियल होता है। एंटी शेयर मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्रिक्शन होगा कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य, तो हीट प्रोड्यूस होगी। हीट के कारण ये हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ओके। इसीलिए यूज करते हैं, साथ में सेल्फ लुब्रिकेशन का भी वर्क करता है ये। और जो कार्बन ब्रश होता है ये कम धारा वहन क्षमता और मेटल ग्रेफाइट अधिक धारा वहन क्षमता के लिए डिजाइन किया जाता है। ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इलेक्ट्रोग्रेफाइट के लिए 8.5 से 9.0, और सॉफ्ट ग्रेफाइट के लिए 9.0 से लेकर 9.5 एम्पियर्स पर सेमी स्क्वायर। ओके। ऑप्शन नंबर सी होगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 228। ECL का फुल फॉर्म क्या रहती है? अमीटर कपल्ड लॉजिकल रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NEME, NEMA का फुल फॉर्म आप बताओ, आ सकता है कभी भी। नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ओके। एक न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? या एक जूल के होगा, एक वाट सेकंड के होगा, एक वोल्ट कूलम्ब के होगा, या ऑल ऑफ अबव सभी के इक्वल होगा? तो बताओ। एक न्यूटन मीटर जो रहता है एक जूल की तुल्य रहता है। एक न्यूटन मीटर एक जूल के इक्वल रहता है। एक KWH की बात करें, एक की KWH को एक यूनिट भी कहते हैं अपने, 861 किलो कैलोरीज भी कहते हैं। 36 × 10⁵ जूल के इक्वल भी रहता है। 1 BOT भी रहता है, BOT की फुल फॉर्म बताओ। और 1000 वाट घंटा भी रहता है। ओके। 1000 वाट आवर्स। 1 BOT का मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसे अपन एक यूनिट कहते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 230, कंट्रोल पैनल का आकार का हम आप से मिलान करें। तो ये फिक्स डाटा रहता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। बाल माउंटेड जो सिंगल डोर रहता है इसके लिए रहता है 600 mm से अधिक। बाल माउंटेड डबल डोर होगा तो इसके लिए 600 से ज़्यादा रहेगा। फ्री स्टैंडिंग सिंगल फ्रंट एक्सेस ओनली है, तो इस करंट के लिए इसके लिए रहेगा अपने पास 500 से 700। फ्री स्टैंडिंग फ्रंट एंड रियर है तो उस कंडीशन के अंदर 500 1000 तक रहेगा, 750 से 1000 तक। और फ्री स्टैंडिंग डबल फ्रंट एक्सेस ओनली है तो उसके लिए रहेगा 1500 तक। 1500 से 2000। तो बाल माउंटेड डबल डोर है इसके लिए 600 से अधिक लेंगे। डी, सिंगल फ्रंट एक्सेस ओनली है 500 700 लेंगे। फ्रंट एंड रियर दोनों है तो 750 से 1000 रहेगा। फ्री स्टैंडिंग ड्यूल फ्रंट है तो उसके लिए 1500 से 2000 के मध्य रहेगा अपने पास। ओके, ज़्यादातर 1500 तक कहते हैं, अभी 1500 से 2000 करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। तो ये फिक्स डाटा है, 1500 से 2000 ही मानेंगे अपने तो क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 230 का आंसर होगा अपने पास, पहले का रहेगा डी और थर्ड का होगा सी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्री स्टैंडिंग सिंगल फ्रंट होगा 600 तक रहेगा। फ्री स्टैंडिंग नहीं, बाल माउंटेड सिंगल डोर होगा 600 रहेगा, 600 तक। बाल माउंटेड डबल डोर है तो उसके लिए 600 से अधिक रहेगा। फ्री स्टैंडिंग सिंगल फ्रंट एक्सेस ओनली है तो उसके लिए 500 से 700 के मध्य रहेगा। फ्री स्टैंडिंग डबल फ्रंट एक्सेस फ्रंट एंड रियर दोनों है तो उस कंडीशन के 750 से 1000 के मध्य होगा। फ्री स्टैंडिंग डबल फ्रंट है तो उस कंडीशन में 1500 से 2000 के मध्य रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 231। कंट्रोल पैनल बोर्ड में आईपी के प्रथम व द्वितीय अंक क्या दर्शाते हैं। कंट्रोल पैनल की जो रेटिंग होती है वो आईपी में देखते हैं अपने। आईपी का मतलब होता है इग्रेस प्रोडक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट अंक होता है ये फर्स्ट अंक शो करता है सॉलिड को, और सेकंड जो अंक रहता है ये लिक्विड को शो करता है। ओके, द्रव को शो करता है। तो सॉलिड और लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईपी जो रेटिंग देखते हैं इग्रेस प्रोडक्शन। 232 के अंदर निकल कैडमियम बैटरी में चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान प्लेटों पर क्रिया कौन सी होती है। तो देखते हैं, जब बैटरी निकल कैडमियम की है, पॉजिटिव बैटरी है और इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट है अपने पास, तो जो चार्ज रहती है बैटरी उसका रहता है NiOH4, निकल हाइड्रोक्साइड रहती है, प्लस इसके अंदर ऐड होगा 2K पोटेशियम। तो ये कुल मिलाकर बनता है अपने पास NiOH2 प्लस 2KOH। पूरा याद करने का अपने को, पूरा फिजिक्स पर नहीं जाना है, केमिस्ट्री पर, और डायरेक्टली फॉर्मूले को याद कर लेना आप। जो नेगेटिव प्लेट रहेगी वो कैडमियम की होगी, CD लिखेंगे, और वो निकल जो आयरन रहती है उसके लिए Fe लिखेंगे नॉर्मली, प्लस जो पोटेशियम के कण इधर चलेंगे और हाइड्रोक्साइड के जो रहेंगे वो इधर इधर आ जाएंगे अपने पास, ये बन जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये डिस्चार्जिंग के दौरान क्रिया है। तो पॉजिटिव प्लेट पर डिस्चार्जिंग के दौरान कौन सी क्रिया होगी, NiOH2, 2K, 2KOH, NiOH4, 2KOH। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव प्लेट डिस्चार्ज हो रही है तो नेगेटिव प्लेट के लिए ये लिखेंगे KD2H, कैडमियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेट चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो चार्जिंग के अंदर अपने पास डिस्चार्जिंग कंडीशन में कौन सी आ गई, NiOH2 आ गया, प्लस इसके अंदर पहले ये जो 2OH जा रहा था नेगेटिव प्लेट पर, अब आएगा पॉजिटिव प्लेट पर। सिंपल तरीके से आप जैसे याद हो वैसे कर लेना। 2OH तो ये बन जाएगा NiOH4, और जो नेगेटिव प्लेट है ये डिस्चार्ज होगी
NiOH2 है, तो ये इसके अंदर 2K ऐड होगा। पहले पॉजिटिव प्लेट पर जा रहे थे आयन, अब नेगेटिव प्लेट पर आ रहे हैं, तो कैडमियम प्लस 2KOH अपने पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो चार्जिंग के दौरान हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो DAB ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 233, लेड एसिड बैटरी की प्लेटों को मजबूती प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है, तो क्या मिलाते हैं? एंटीमनी मिलाते हैं या बिस्मुथ मिलाते हैं, स्पंजी लेड होता है या एंटोमोनियम लेड रहता है। तो मजबूती प्रदान करवाने के लिए अपने इसके अंदर मिलाते हैं एंटीमनी, जबकि जो निकल आयरन बैटरी रहती है, निकल आयरन, इसके अंदर प्लेटों की चालकता बढ़ाने के लिए 17% तक ग्रेफाइट मिलाते हैं। ओके, और मजबूती बढ़ाने के लिए 2% या जीवन काल बढ़ाने के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 234, एमकेएस माइक्रोमीटर कितनी माप सीमा न्यूनतम पढ़ सकता है? तो एमकेएस जो माइक्रोमीटर रहता है अपने पास, ये 1 mm का भी 100वां भाग पढ़ सकता है, तो यानी कि 0.01 पढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्लिंग का क्या अर्थ होता है? नर्लिंग का अर्थ है सतह जो रहती है कोई मेटल्स की माने, तो उसको खुरदरा करना, सतह को नर्लिंग करना कहलाता है। सतह को खुरदरा करना, ऑप्शन नंबर ए। 236, लोड का मान किससे ज्यादा होने पर ELCB का उपयोग आवश्यक हो जाता है? तो लोड का मान अपने पास 5 किलोवाट से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास ELCB लगाना अनिवार्य हो जाता है। और परिपत्र जो अपने वायरिंग करते हैं उसके अंदर 1/5000 से ज्यादा AC के अंदर लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। DC के अंदर बात करें तो 1/2000 से ज्यादा लीकेज करंट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ट्रांसमिशन लाइनें लेते हैं, उनके अंदर 3 किलोमीटर के बाद में लाइटनिंग अरेस्टर लगने चाहिए। और जो लाइट एंड ओनली सिर्फ लाइन की व्यवस्था रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो पोल रहते हैं उसके अंदर 67 मीटर की डिस्टेंस रहनी चाहिए। लाइट एंड लाइन दोनों अरेंजमेंट है तो 45 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। पोल स्पान की बात करें तो बाकी आगे देखेंगे। 237, किस घरेलू वायरिंग में प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज का औसत मान 200, लोड धारा 10 एम्पियर, तो वायरिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ओके, बताओ आप। भी कोई वायरिंग है, जस्ट आपको बता दिया लीकेज करंट की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए। तो वोल्टेज अपने पास औसत वोल्टेज 200 वोल्टेज है, लोड धारा 100 एम्पियर है, तो इंसुलेशन का वायरिंग प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बताओ आप जस्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो 200 वोल्टेज इसके अंदर क्या दे रखी है अपने को? औसत वोल्टेज, जबकि जो मीटर्स के द्वारा मेजरमेंट करते हैं ये अधिकतम वोल्टेज अपने पास कौन सी वोल्टेज होती है? RMS वोल्टेज। तो RMS वोल्टेज धारा, धारा अपने पास RMS है, तो इस कंडीशन में लीकेज करंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लीकेज करंट के द्वारा अपने क्या करेंगे? इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए अगर मेगर के द्वारा टेस्टिंग करते हैं वायरिंग की। तो 200 वोल्टेज है, 200 वोल्टेज को पहले कन्वर्ट करेंगे अपने पीक वैल्यू के अंदर, और पीक वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद में अपने चेंज करेंगे RMS वैल्यू में। तो 0.637 से डिवाइड करके अपने इसको कर लिया है पीक वैल्यू,
और 0.707 से मल्टीप्लाई करके आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट किया है। जरूर आप करो कैलकुलेशन, मैं भी करता हूँ इधर। तो अपने पास 220 वोल्टेज है ये टोटल, 221। ओके, तो इसके अंदर अपने धारा अपने पास टोटल कितनी है, 10 एम्पियर। लीकेज करंट की वैल्यू किससे ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 1/5000 से 0 काटेंगे, 1/500, पॉइंट लगाया 0.0000, तो पॉइंट अपने पास लीकेज करंट की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 0.002 एम्पियर से ज़्यादा लीकेज करंट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और वोल्टेज अपने पास 221 है, तो इस अपने लीकेज जो करंट रहता है इसके द्वारा वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आएगा। तो करो डिवाइड आप। इसके लिए अपने पास रेजिस्टेंस आ रहा है 0.11 मेगा ओम से कम इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर अपने बी मान लेंगे पॉइंट लगाकर यहाँ पर। इससे ज़्यादा अपने पास लीकेज करंट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने को पता है कि लीकेज करंट की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 1/5000 से मल्टीप्लाई करने पर जो करंट की वैल्यू आती है उससे ज़्यादा लीकेज करंट प्रवाहित नहीं होना चाहिए। अब लीकेज करंट हो रहा है इंसुलेशन से फ्लो, तो वोल्टेज अपन में लीकेज करंट लगाएंगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आएगा अपने पास। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकला है 0.11 मेगा ओम के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 238। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज सीक्वेंस होने पर मोटर को किससे ज्यादा बारीक नहीं करना चाहिए। तो मोटर थ्री फेज मोटर है, सिंगल फेज सीक्वेंस क्या रहता है कि मोटर नॉर्मली थ्री फेज के ऊपर लोड पर वर्क कर रही है या नॉन लोड पर वर्क करे। अपने इसको मानते हैं भी इन तीनों में से तीन फेज जो रहते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तीनों में से कोई फेज एक उड़ गया हो या कोई एक केबल में फॉल्ट आने के कारण तीसरा फेज नहीं पहुंच पा रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या रहता है कि अपने मोटर को 50% से ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए। दो फेज जो रहते हैं उनके अंदर से करंट की वैल्यू बढ़ती है, जिसके कारण मोटर अपने पास टोटली जल भी सकती है। इसीलिए ऑप्शन का रहेगा आंसर 238। इससे ज़्यादा मोटर को सिंगल फेजिंग सीक्वेंस के ऊपर ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए। 50% से ज़्यादा, कुल लोड 100% मानते हैं तो 50% यानी कि हाफ लोड से ज़्यादा उसके ऊपर भार नहीं डालना चाहिए। इससे बचाव के लिए अपने लगाते हैं फेज सिंगल फेज प्रिवेंटर। ओके ओके, सिंगल फेज प्रिवेंटर के द्वारा इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 239। अपॉक्सी कंपाउंड रेजिन का उपयोग किस केबल के किया इंसुलेशन में किया जाता है। तो वो के अपॉक्सी कंपाउंड रेजिन रहता है, ये पीवीसी के लिए रहता है। और अंडरग्राउंड जो अपने केबल बनाते हैं, अंडरग्राउंड जो केबल रहती है इसको मैन्युफैक्चर करते समय समय इसकी अलग अलग कोड रहती हैं। तो जो अपने पास पीवीसी के लिए कोड रहता है वो वाई होता है, एल्यूमिनियम के लिए कोड रहता है ए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन के लिए XLPE के लिए अपने पास रहता है 2X। और सिंगल राउंडेड आर्मरिंग की बात करें तो इसके लिए रहता है अपने पास W नॉर्मली। और डबल राउंडेड ड्यूल राउंडेड आर्मरिंग की बात करें तो कोड रहेगा डबल W। सिंगल स्टील स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है, एक तो राउंडेड वायर रहती है अपने पास, तार होती है गोल,
और दूसरी बात करें जो स्ट्रिप के रूम में रहती है, पट्टी रहती है, जिस प्रकार स्ट्रिप को पट्टी ही बोलते हैं। पट्टी के रूम में जो आर्मरिंग रहती है, ज़्यादातर नॉर्मल से ज़्यादा वोल्टेज उसके में रहती है। जैसे नॉर्मली बात करें 33 केवी तक की या 66 केवी की जो केबल आती है, उनके अंदर आर्मरिंग जो रहती है स्ट्रिपिंग प्रकार की होती है ज़्यादातर मैक्सिमम। तो स्ट्रिपिंग के लिए कोड लेते हैं एफ, डबल स्ट्रिपिंग के लिए रहते हैं डबल स्ट्रील, स्ट्रिपिंग के लिए कोड रहता है डबल एफ। ओके, तो इसके द्वारा कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है वाई एफ, वाई किसको शो करता है। तो इस प्रकार से ये इसरो के एग्जाम्स आप प्रीवियस चेक करना, मैंने करवा भी रखे हैं। तो उनके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वाई है, वाई किसको शो कर रहा है, 2xy किसको शो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 239 का हो जाएगा ये। अपॉक्सी कंपाउंड जो रेजिन रहता है पीवीसी के लिए यूज में लेते हैं, कंपाउंड रहता है पीवीसी का। सिरोपरी लाइनों में, सिरोपरी लाइनों के संबंध में ए मान्य नहीं है। मान्य मतलब वैलिड, ए माने इनवैलिड, इन नॉट इनवैलिड यानी कि वैलिड स्टेटमेंट पूछ रहा है ये। तो सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन से होंगे। तो लाइन टू ग्राउंड, सिंगल लाइन टू ग्राउंड की बात करें तो ये फॉल्ट की संभावना सबसे ज्यादा रहता है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड के अंदर 70 से लेकर 80% तक फॉल्ट की संभावना रहती है। डबल लाइन की बात करें तो इसके अंदर 20 से 20 से लेकर 30% तक फॉल्ट की संभावना रहती है। ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड रहता है, इसके अंदर 1% से कम फॉल्ट की संभावना होती है। ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड रहता है, इसके लिए 2 से 3% की संभावना रहती है। ओके, तो एक के लिए रहेगा अपने पास लाइन टू ग्राउंड के लिए 70 से 80, पहले का डी। सेकंड ऑप्शन का रह जाएगा अपने पास बी या सी, 1% से कम ट्रिपल लाइन। तो इसके लिए रहेगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी। दो ऑप्शन स्टार्टिंग के देखते ही अपने को क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन बेटर यही है अभी पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन करके आंसर देखें उसका, जिस टाइम आप परीक्षा हॉल में ना बैठे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 241, किस रेटिंग, किस शक्ति रेटिंग की डीसी मोटरों को नियंत्रण करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो ये अपने 400 वाट से कम जो पावर रेटिंग की मोटरें होती है उनके अंदर 400 वाट से कम लोड के लिए अपने क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा रेक्टिफाई करके मोटर को सप्लाई देते हैं। ओके, नियंत्रण करते हैं। तो ओके दोस्तों, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियोज में कोई डाउट हो, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सोल्यूशन जरूर देंगे उसका। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।